नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। जो भी हमारा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब किसी भी वेरिएबल से, जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किए थे, उसमें किसी भी वेरिएबल से उसकी क्वांटिटी पर, डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, that is called elasticity of demand. Degree of responsiveness due to change in price, degree of responsiveness due to change in income, degree of responsiveness due to change in price of related goods. तो इसीलिए इलास्टिसिटी को हम जब डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी। ऑफ डिमांड, ठीक है। होने को इसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने से, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाने से डिमांड पे कितना इम्पैक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस की वजह से क्या आता है, यहाँ पे इनकम में चेंज होने से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से क्या आता है। अब ये जो बाकी इलास्टिसिटीज है, इनका तो सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन ही है, हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ही है, तो हम प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी बोलें तो वो एक ही बात होती है, क्योंकि इलास्टिसिटी की इतनी वेरिएशंस हैं, बट हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी है। तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या? चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हाँ, चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। प्राइस खुद के जो कमोडिटी का है, कोई और कमोडिटी का नहीं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ED से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 डिग्रीज होती हैं। एक डिग्री है जहां पे इलास्टिसिटी 0 है, एक डिग्री है जहां 1 है, एक डिग्री है जहां इन्फिनिटी है, ये मोर देन 1 है और ये लेस देन 1 है। तो ये 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि इलास्टिसिटी 0 है, मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस में चेंज हो रहा है बट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है, इलास्टिसिटी 0 है, ठीक है। मतलब प्राइस में कितना भी चेंज होता रहे, हमारी इलास्टिसिटी में कोई, प्राइस में कोई चेंज होता रहे लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये ऐसे रहेगी डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व स्ट्रेट वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये इसके फीचर्स हो गए, ठीक है। जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो जो भी चेंज इन प्राइस हो रहा है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मतलब कि जो इसका डायग्राम है वो जब ऐसे बनता है, तो अगर ये हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है, तो जितना प्राइस बढ़ा उतना ही क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स बिलो डिमांड कर्व इज सेम। जो भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे उन सबका एरिया सेम होगा। ये सही है, ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे भी सही है, डिमांड कर्व ये भी होता है, ये लीनियर डिमांड कर्व है और वो कर्व डिमांड कर्व है, इस तरह का, सही है वो भी। ऐसे कैसे?
मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से हमारा लीनियर भी होता है और कर्व में भी आता है, बट हमारे सिलेबस में क्योंकि लीनियर ही है तो हम लोग लीनियर ही बनाते हैं। बाकी डिमांड कर्व अगर एग्जाम में तुम्हारा ऐसे आ जाए, ये आ जाए, तो ये भी सही है। मतलब ये वाला जो डिमांड कर्व है ये ऐसे भी बन सकता है, ये भी डिमांड कर्व है, लेकिन फिर इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं तो हम इसको करते नहीं है क्योंकि इसका शेप्स एंड एवरीथिंग विल बी डिफिकल्ट थोड़ा सा। ठीक है, तो बाकी सही है भी, अगर एग्जाम में आए तो ये मत सोचना कि डिमांड कर्व वाला गलत है, ये भी सही है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है कि नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, बट फिर भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है। मतलब प्राइस फिक्स है तब भी डिमांड ऐसे चेंज हो रही है, तो इसका मतलब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसके फीचर्स हो गए। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ? मोर देन वन में क्या हो रहा है कि जो भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज्यादा चेंज हो रही है। मतलब ये हमारा प्राइस था और ये क्वांटिटी थी, अब प्राइस इतना सा कम हुआ लेकिन क्वांटिटी इतनी सारी चेंज हो गई। समझ रहे हो? यानी कि ये फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। ठीक है, और अगर लेस देन 1 कहें तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कम हो रहा है। मतलब ये प्राइस, हमेशा हम वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं और एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड। ये प्राइस था, अब प्राइस हमारा इतना सारा कम हुआ लेकिन क्वांटिटी पे थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है। तो ये जो हमारे पास है ये स्टीपर डिमांड कर्व होता है। ये स्टीपर डिमांड कर्व है। तो इसीलिए अगर ऐसा बोला जाए कि एक डिमांड कर्व ये है D1, एक डिमांड कर्व ये है D2, तो if two demand curves intersects each other, then which would have more elasticity? Flatter the curve, more the elasticity. ठीक है ना, तो flatter the curve more elasticity। तो इस वाले क्वेश्चन में किसमें होगी? D2 के पास मोर इलास्टिसिटी होगी और लेस इलास्टिक कौन सा होगा? D1। हमें क्वेश्चन है, हम उसके अंदर लिखा हुआ है कि हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व इज फ्लैटर एंड स्लोप इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और दूसरे में लिखा हुआ है इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स वाई एक्सिस। में मतलब क्या होगा इसका? इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब ये देखो ना, ये किस तरफ जा रहा है, ये एक्स से दूर है और ये वाई के पास है, जबकि ये फ्लैटर स्टीपर है। नहीं, एंगल का कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 5 डिग्रीज हैं। इसके बाद आता है कि हमें मेजरमेंट कैसे करनी होती है, हाउ वी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कर लो, फिर इसके बाद बताती हूँ। फिर नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। इलास्टिसिटी, हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। इलास्टिसिटी क्या कह रही है? कितना चेंज होगा, वो ये बता रही है। तो कितना चेंज होगा, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है,
नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन होता है ना, तो नेगेटिव ही होगी। फिर मेजरमेंट करने में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है परसेंटेज, जिसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। एक है टोटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम टोटल आउटले भी कह देते हैं। और थर्ड है ज्योमेट्रिक मेथड, जिसे हम पॉइंट भी कह देते हैं। ऑल्दो पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, बट क्योंकि हमारे में आर्क नहीं है, मतलब डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, तो हमारे लिए दोनों मेथड सेम है। बट वैसे दोनों मेथड्स अलग होते हैं जब तुम हायर लेवल पे जाओगे, ठीक है? तो तब कंफ्यूज मत होना, कई बार ये चीजें याद रह जाती हैं, फिर हायर लेवल पे दिक्कत देती हैं, ठीक है? अब जैसे कि प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड है, इसमें हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। Q1 माइनस Q0 आपका चेंज इन क्वांटिटी है, मतलब कि आपकी न्यू क्वांटिटी कितनी है और ओरिजिनल कितनी थी, तो Q0 इज ओरिजिनल क्वांटिटी और Q1 इज न्यू क्वांटिटी, ठीक है ना? तो वो चेंज इन प्राइस से परसेंटेज आ गया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। अगेन वही वाली बात, P0 आपकी ओरिजिनल है, P1 आपकी न्यू है, तो P1 माइनस P0 इज चेंज इन प्राइस। अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर दें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी 0 इंटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन P0 इंटू 100। तो इन सबको क्रॉस करके हमारे पास जो एक सिंपल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब फॉर्मूले दोनों सेम है, हमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये डेरिवेशन तो आपको नहीं आने वाली, ये डेरिवेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दी है। जब एमसीक्यूज पे बात आती है तो एमसीक्यूज में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें या तो हमें इलास्टिसिटी निकालने को बोलेंगे या हमें बोलेंगे कि ओरिजिनल क्वांटिटी निकालो, न्यू क्वांटिटी निकालो, ओरिजिनल प्राइस निकालो, न्यू प्राइस निकालो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब भी वो क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान रखना कि इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। जो भी आंसर आएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू लेकर, और जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको एक्स एज्यूम करके करोगे हमेशा। कभी भी ये मत सोचना कि उसको एक कंप्लीट नंबर ले लिया, मतलब अगर 2 दिया हुआ है, उन्होंने चाहे 2 लिखा है, वो कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, आप उसको -2 ही लिखोगे, और जो फिगर आप अपने टेबल बना के जो फिगर आपकी मिसिंग है उसको एक्स ले लिया। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि हम नॉर्मल गुड्स की ही बात कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सेप्शनल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो इसमें तो बेस्ट मेथड, इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें एक वैल्यू मिल रही है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, या इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। सिर्फ 3 डिग्रीज पता लग रही हैं। तो ये क्या है? ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इनका नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव मतलब अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, या प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुआ और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, ये क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट कैसे रह सकती है? जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो। हम बात कर रहे हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की, कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर में इस तरह से बिहेव कर रहा है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। कई बार इन दोनों मेथड से जो आंसर्स होते हैं बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार इसके अकॉर्डिंगली वो बता रहा है मोर देन 1 है, लेकिन हो सकता है इसके अकॉर्डिंगली आंसर
मोर देन वन ना आए, ऐसा हो जाता है, होना नहीं चाहिए बट हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे में किसको, इसको मानो या इसको मानो, ये डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन पर, ठीक है, कॉमोडिटी की नेचर पर, मार्केट कंडीशन पर, कि हमें कौन से मेथड पे रिलाई करना है। ये सब खैर हम लोगों को नहीं करने को आता है, हमारे को सिर्फ इसमें वैल्यूज आती हैं कि भाई क्या होगी वैल्यूज की। जैसे कि लेस देन 1 में जो प्राइस ऑफ एक्स है एंड टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है ना। जबकि 1 में प्राइस चेंजेस बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो इलास्टिसिटी 1 है। आप प्राइस में जो भी चेंज कर रहे हो, आपकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही है और अल्टीमेटली टोटल एक्सपेंडिचर में आपका कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब आपने कहा कि ठीक है प्राइस बढ़ रहा है तो हम क्वांटिटी उतनी कम कर देते हैं लेकिन हम खर्च उतना ही करेंगे, हम अपना टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करेंगे। हम पहले अगर 100 रुपए खर्च करे थे हम भी 100 रुपए करेंगे। अब अगर मान लो मिल्क महंगा हो गया तो हम उससे कम वाले मिल्क पे शिफ्ट हो जाएंगे या उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, व्हाटसोएवर हमारा एक्सपेंडिचर ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विल नॉट चेंज। तो उस केस में इलास्टिसिटी 1 होगी। तो अगर हम इसको, अगर मैं इसको इस डायग्राम में डालूं, अगर मैं इसको यहां डालूं तो मुझे बता सकते हो कि इन तीनों डिग्रीज में से कहां पे इलास्टिसिटी, नीचे एक्सिस पे क्या है? ये तो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है। अगर मैं इस डायग्राम को बना रही हूँ, बीसी कैसे बन गया? बीसी कैसे बन गया फिर? क्या टोटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए? टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, हाँ, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं इस डायग्राम में कह रही हूँ कि ये प्राइस है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा कहाँ पे इलास्टिसिटी को जाएगा? मतलब वहां पे BC 1 हो गया, ये भी हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन 1 और ये लेस देन 1 हो गया, ये लेस देन 1 हो गया, ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरह से अगर MCQs में आएगा तो मार्क कर दोगे। ज्योमेट्रिक मेथड में हम कहते हैं कि ये एक डिमांड कर्व है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा, ठीक है ना, A B, और बिल्कुल यहां से हम इसके बिल्कुल मिड में डालें तो ये पूरा 45 डिग्री बनाता है और ये C पॉइंट है। ज्योमेट्रिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए हम करते हैं ऐसा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल C जो है, बता रही हूँ, ये हमारा जो पूरा डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व जब इनको टच कर रहा है तो जो इसका सेंटर पॉइंट है C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है वो AB है, C जो है वो हाफ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B है, मेकिंग 45 डिग्री एंगल व्हेन जॉइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ज्योमेट्रिक मेथड ये कहता है कि ये जो पॉइंट होगा ना इस डिमांड कर्व का, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, जरा सोच के बताओ, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, ये वाला पोर्शन C पे तो 1 है, ये इंफिनिटी होगी, ये मोर देन 1, ये लेस देन 1 और ये 0, ठीक है। ऐसे हमारा होगा पॉइंट इलास्टिसिटी। अब अगर हमें इसको प्रूफ भी करना हो तो कैसे करते हैं, इलास्टिसिटी इज लोअर सेगमेंट ऑफ पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ पॉइंट।
अब देखो कैसे लोअर सेगमेंट में अगर हम यहाँ जाते हैं एट पॉइंट ए, तो एक पॉइंट पे हमारा लोअर सेगमेंट क्या जा रहा है, पूरा ए बी जा रहा है। एट पॉइंट ए लोअर सेगमेंट हमारा ए बी जा रहा है, अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ये इंफिनिटी हो गया। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट पे देखूं तो लोअर सेगमेंट 0 जा रहा है और अपर सेगमेंट बी ए जा रहा है, तो ये 0 हो गया। ये नीचे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है प्राइस से, तो हाँ। ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है ना, फ्लैटर देखो यहाँ ज्यादा है, टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स वाई है ना। यहाँ पर हमारा, तुम देखो वही प्रूफ करके दिखा रही हूँ मैं तुम्हें। यहाँ देखो ए पॉइंट पे देखो, लोअर सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ए बी अपॉन 0 हो गया, तो इन्फिनिटी होगा। ये तो जाना था ऐसे चाहिए ना, 0 लोअर सेगमेंट ए बी कर दिया। क्यों 0 फिर लेस देन, अरे एक मिनट, माइनस की फिगर होती है लेकिन होता तो वो 0 1 ही है, मतलब -1 इज नॉट लेस देन 0। तुम इसको मैथमेटिकल उसमें मत लो। देखो अब एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट डी लेते हैं। पहले ऊपर का बता दो। हाँ, लोअर सेगमेंट ए बी कैसे लिया? किसका लोअर सेगमेंट? लाइक पॉइंट ए के लिए ए भी तो है, इस ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से नीचे तो पूरा ए बी है ना। अच्छा, ओ बी नहीं लिया, ए बी लिया पूरा। हम डिमांड कर्व पे ले रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ, एक बार समझ लो पूरा, फिर तुम्हारे डाउट्स काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार समझ लो, जैसे कि सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट इज सी बी और अपर सेगमेंट इज ए सी। अब क्योंकि हमारा सी बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब मैं एफ पॉइंट पे देखती हूँ, तो एफ पॉइंट पे लोअर सेगमेंट इज एफ बी अपॉन ए एफ, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा एफ बी इज मोर देन ए एफ, तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूं जी, तो एट पॉइंट जी लोअर सेगमेंट इज जी बी, अपर सेगमेंट इज जी ए या ए जी, कुछ भी लिख दो। अब जी बी इज लेस देन जी ए, तो हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गई, ठीक है। इस तरह से आ रहा है। हम डिमांड कर्व पे ले रहे हैं और ज्योमेट्री के पॉइंट इलास्टिसिटी में हम डिमांड कर्व पर, अब इसको हम सबसे अच्छा क्यों मानते हैं, इसमें हमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये कि इसमें कोई हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर चाहे तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसमें? परसेंटेज में, तो तभी तो इसको मानते हैं, इसका एनालिसिस इजी है ना, इसमें एक फिगर मिल रही है तो उसका एनालिसिस इजी है। लेकिन ये अभी की नॉलेज के हिसाब से हम कह रहे हैं, जब हायर लेवल पे जाते हैं तो तुम्हारा पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रेशन यहाँ लगता है, यहाँ नहीं लगता, वो सारा यहाँ लग जाता है, तो इसमें बेनिफिट होता है। इसी को आगे चल के हायर स्टडीज में काम में लेते हैं। लेकिन अगर सीधी लाइन है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि तुम्हारे सिलेबस में यही है, इसीलिए तो ये दोनों एक हैं, वरना दो अलग अलग मेथड होते हैं। बट हमें इसमें मैथमेटिकल थिंग्स इन्वॉल्व नहीं करनी, तो इसलिए ये इजी है अभी, ठीक है। चलो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, वो जितने भी हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे वही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हम उनको बात करने का तरीका बदल देते हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरह के फैक्टर में किस तरह की इलास्टिसिटी होगी। तो अभी हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोर इलास्टिक कब होंगे, मोर इलास्टिक कब होंगे। जैसे कि ईडी जो है वो इलास्टिक डिमांड नहीं है, हाँ, तो प्राइस इलास्टिसिटी फिर क्या है? वही तो है, प्राइस इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही तो है। अभी तो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि तुम्हारे सिलेबस में क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी है, तो प्राइस इलास्टिसिटी हो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो प्राइस इलास्टिसिटी ही है। अब उसमें किस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स इंपैक्ट डालेंगे कि वो मोर इलास्टिक हो, कब मोर इलास्टिक हो और कब लेस इलास्टिक हो। तो हम लोग मोर इलास्टिक की बात कर रहे हैं सारी,
जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो वो हमेशा मोर इलास्टिक होगा, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए बहुत इजी है ना स्विच ओवर करना। अगर उसके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसका प्राइस बढ़ेगा, वो उसको छोड़ेगा, दूसरे पे चला जाएगा। लेकिन अगर लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा, ठीक है ना। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत कम है तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि उसकी इनकम कम है। तो उसकी इनकम कम होने की वजह से अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो वो इमीडिएटली उससे स्विच ओवर करने की सोचेगा, या उसके लिए सोचेगा कि क्या मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो कंज्यूमर एक बार सोचेगा कि इसका प्राइस बढ़ गया है। हम जितने भी फैक्टर्स कर रहे हैं उसमें बाकी सारे फैक्टर्स को क्लब नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि क्लब करेंगे तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगी। तो अगर उसकी इनकम कम है तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा, लेकिन अगर हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं तो सेम कमोडिटी पे हो सकता है उसकी लेस इलास्टिक हो, ठीक है। अगर उस कमोडिटी में हाई इनकम ग्रुप है तो वो लेस इलास्टिक भी हो सकती है, लो इनकम ग्रुप में ही उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। फिर हम लग्जरीज की बात करते हैं, नेसेसिटीज की। नॉर्मली हमने क्या कहा कि लॉ ऑफ डिमांड ना तो नेसेसिटीज पे अप्लाई होता है, ना लग्जरीज पे अप्लाई होता है, यानी कि और ना इंफीरियर गुड्स पे अप्लाई होता है। हमने यही बात करी कि नेसेसिटी वाली गुड्स पे या वेबलेन गुड्स पे, जो कि लग्जरी गुड्स होती हैं एक तरह की, और या जो गिवन गुड्स है उन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो लग्जरी गुड्स क्योंकि अवॉइड भी हो सकती हैं। मान लो लग्जरी गुड्स ये है कि अब हमारे लिए फैन जो है वो एक तरह की नेसेसरी गुड्स में आ गया, कूलर जो है वो कंफर्ट में आ गया, और एसी जो है वो लग्जरी में आता है, ठीक है। आप बच्चों के लिए शायद नहीं आ रहा हो, लेकिन एसी लग्जरी में ही आता है। अब एसी क्योंकि लग्जरी में है तो एसी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो हमें सोचेंगे कि यार कूलर ले लेते हैं, एसी के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अगर लग्जरी गुड्स के प्राइस हाई होंगे तो उसकी इलास्टिसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी लग्जरी गुड्स की, क्योंकि आप लग्जरी गुड्स क्यों, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पोस्टपोनमेंट वाला पॉइंट भी अप्लाई हो रहा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अगर आप किसी कमोडिटी का पोस्टपोन कर सकते हो, अगर हम एसी की पोस्टपोन कर सकते हैं, मान लो गोल्ड है, गोल्ड आपके लिए लग्जरी है, गोल्ड की हम ज्वेलरी पहन रहे हैं, गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है तो आप उसको छोड़ोगे, छोड़ो, क्या जरूरत है गोल्ड की, या तो सिल्वर ले लेते हैं या फिर चलो आर्टिफिशियल से ही काम चला लेते हैं, छोड़ो। हम एकदम से उसको पोस्टपोन कर देंगे या हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो नेसेसरी गुड्स है वो इनइलास्टिक है। आप कभी भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं या आपके टेक्स्ट बुक्स जो भी हैं या स्कूल यूनिफॉर्म है, मेडिसिन है, उनकी तो कंजम्पशन नहीं छोड़ोगे तो वो हमेशा इनइलास्टिक है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस आप उसे डिमांड करोगे ही करोगे, सेम डिमांड रखोगे, तो वो इनइलास्टिक है। यहीं पे अगर हम कंफर्ट गुड्स की बात करें तो कंफर्ट गुड्स जनरली यूनिटरी इलास्टिक होते हैं, जनरली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ऑलवेज कभी नहीं होगा, जनरली तो यूनिटरी इलास्टिक होते हैं। क्योंकि कंफर्ट गुड्स में क्या है, तो प्राइस जिस हिसाब से बढ़ेगा हम कम कर देंगे। भाई आप फ्रूट्स देख लो, अगर हम थोड़े महंगे वाले फ्रूट्स की बात करें तो अगर वो महंगे होंगे तो हम हो सकता है आधा किलो की जगह 1 पाव ले लेंगे, और अगर वो बहुत महंगे होंगे तो हम छोड़ देंगे, लग्जरी में आते रहेंगे। लेकिन अगर थोड़े सस्ते होंगे तो हम कहेंगे चलो अब तो सस्ता हो गया है ये फ्रूट, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। तो कोई भी कमोडिटी अगर कंफर्ट गुड्स में है तो वो जनरली यूनिटरी इलास्टिक होती है, क्लोज। बट लग्जरी हमारी बहुत इलास्टिक होती है क्योंकि आप बहुत इजीली उसको यूज करना छोड़ सकते हो। या अगर हमने सोचा कि हम 4 एसी खरीदेंगे तो एकदम से हो सकता है कि हम 4 की जगह 3 खरीद लें क्योंकि महंगे हो गए हैं, तो लग्जरी है ना इसलिए छोड़ दिया। मेडिसिन थोड़ा ना कितनी भी महंगी हो, कहीं बहुत महंगी मेडिसिन है भैया ये, तो हम कहेंगे भैया कम दे दे, उतनी ही लेंगे, दे दे भैया, क्या महंगी सस्ती से क्या होता है। समझ में आया ये वाला पॉइंट। अब फिर आपके इनकम का कितना प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। अगर आपके इनकम का लेस प्रोपोर्शन जा रहा है तो लेस प्रोपोर्शन में इनकम जनरली इनइलास्टिक होती है। माचिस की डिब्बी है, मेरे को माचिस की डिब्बी का प्राइस बहुत रेयरली होगा कि हम लोग को याद होगा। माचिस की डिब्बी मुझे इतना ध्यान है कि
7 रुपए की तो छोड़ो, मेरे को एक याद है कि 1 रुपए की जब हम लेने जाते थे और फिर जब हम एक बार गए तो वो मुझे इंसिडेंट याद है कि 1 की जगह वो उसने कहा 2 रुपए की है। मम्मी ने 2 रुपए दिए थे कि एक माचिस के डिब्बे लिया बगल के शॉप से, मैं एक ले आई। मैंने सोचा भी नहीं कि हाँ मम्मी से पूछूं कि अब ऐसे है, मैं एक ले आई। मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि हमारे इनकम का बहुत ही कम प्रपोर्शन उस पर जा रहा है। लेकिन अगर इनकम का अगर बहुत बड़ा प्रपोर्शन जा रहा है, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो उसमें क्या होगा, अब मेरी इनकम का एक मेजर प्रपोर्शन जा रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा उसकी प्राइस कितना ज्यादा है, कितने कम हो रहे हैं। तो हमारी इनकम का अगर बड़ा प्रपोर्शन खर्च होता है तो वो ज्यादा इलास्टिक होता है, लेकिन हमारी इनकम का एक बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन होता है तो कम होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आप एक टी शर्ट लेने गए, सेल में गए, 100 रुपए की टी शर्ट थी, आपका दोस्त लेकर आया 100 रुपए की, आप गए वहां पे, उसने बोला 110 रुपए की है, आप सोचोगे चल यार 10 रुपए फालतू है, ले लो। लेकिन आपने 10,000 के शूज लेने हैं और आप वहां पे गए, उसने कहा 14,000 के हो गए ये शूज, तो आप दोबारा सोचोगे कि भैया 10 की चीज 14,000 में मिल रही है, क्या हम ले या नहीं ले, या हम 10 तक में ही कोई और चीज देखें। तो आपकी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है, दैट मैटर्स। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, जो हमने पहले भी बात की थी, जितने ज्यादा यूजेस होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितने लेस यूजेस, ज्यादा यूजेस होंगे तो ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होगी। दूध का एग्जांपल, बहुत सारे यूज हैं उसके, दूध के। अब दूध अगर महंगा होगा तो उससे रिलेटेड कितने सारी चीजों का होगा, तो आप सोचोगे अगर दूध बहुत महंगा हो गया तो पहले ही हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, दूध वाली चाय तो नुकसान करती है इमीडिएटली। प्याज जब 100 रुपए किलो हुई थी तो बहुत लोगों ने प्याज खानी छोड़ दिया, अरे प्याज अच्छी चीज थोड़ा नहीं खानी चाहिए। 100 रुपए किलो प्याज, 200 रुपए किलो टमाटर हुआ था तो लोगों ने बिना टमाटर की सब्जी खाने शुरू कर दी थी कि टमाटर जरूर थोड़ा है, वैसे भी टमाटर का बीज तो पथरी बनाता है। हम इमीडिएटली उसके, और जैसे सस्ता वो भूल गए कि वो पथरी बनाता है, जैसे सस्ते में भूल गए कि प्याज नहीं खानी चाहिए। तो बात यह होती है कि एक कमोडिटी के बहुत जगह अगर यूजेस होते हैं तो हम इमीडिएटली प्राइस राइज होते हैं, उसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। लेकिन अगर उसके यूजेस बहुत ही कम है तो हम हार्डली इट मैटर्स। टाइम पीरियड, अगर हमारे पास बहुत टाइम पीरियड है कि हम उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, टाइम डायमेंशन बहुत ज्यादा है, हाई है, हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम सब्स्टिट्यूट्स भी ढूंढ सकते हैं उस कमोडिटी के, या हम उसकी हैबिट अगर हमें है तो हम उसकी हैबिट में चेंज ला सकते हैं कि हम उसका कंजम्पशन ना करें या कम करें, तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो ऐसी चीज है जो इसकी हैबिट हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, या वो ऐसी चीज है जिसके सब्स्टिट्यूट्स हमें ढूंढना भी इमीडिएटली मुश्किल है, तो उसकी इलास्टिसिटी, अब पानी तो बहुत एसेंशियल चीज में आ गई ना। अब पानी में भी तो आजकल वैरायटी आ गई, 10 तरह का पानी आने लगा है, तो उसमें भी देखो अल्कालाइन वाटर, फिर हम सोचेंगे छोड़ो अल्कालाइन वाटर, तो अब इसमें भी तो उतना आने लगे ना, तो वो भी हम सोचेंगे फिर। तो बात ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना क्यों जरूरी है। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है, जो टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है, वो सब का सब हमारा इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि किस कमोडिटी की इलास्टिसिटी कैसी है। ये टैक्स बर्डन हम अपने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम कमोडिटी का प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या हमारी मार्केट खराब होगी? नहीं होगी। तो इलास्टिसिटी को समझना हर एक बिजनेस फर्म के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ, ये खत्म हो गया। दैट्स ऑल, प्रैक्टिस करनी है अब आपको। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.